क्या पत्नी के द्वारा दाखिल किया गया 125 यानी भरण पोषण का मुकदमा एक बार न्यायालय द्वारा खारिज कर दिए जाने के बाद दोबारा क्या पत्नी उसी न्यायालय में भरण पोषण का मुकदमा धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल कर सकती है? आज के इस एपिसोड में इसी के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। साथियों, मैं एडवोकेट करीम स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी न्यायालय के द्वारा अगर कोई आदेश पारित किया जाता है तो वह पक्ष जिसके विरुद्ध वह आदेश पारित किया गया है, जो उस आदेश से संतुष्ट नहीं है, वह न्यायालय के उस आदेश को कानून में जो भी प्रावधान दिया गया है, चाहे अपील का प्रावधान हो या रिवीजन का प्रावधान हो, तो बाय वे ऑफ अपील या रिवीजन ऊपर के न्यायालय में उस आदेश को चैलेंज किया जाता है। लेकिन अभी जैसा मैंने कहा कि क्या 125 का मुकदमा एक बार निरस्त हो जाने के बाद उसी न्यायालय में दाखिल किया जा सकता है? तो इसी संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। आज के इस एपिसोड में उसी जजमेंट के बारे में बातचीत करेंगे, देखेंगे कि इस केस के फैक्ट क्या थे और फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ के द्वारा इस संबंध में किस तरीके का फैसला दिया गया है। ये मामला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का मामला था। वहाँ एक महिला के द्वारा अपने पति के विरुद्ध धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मेंटेनेंस का मुकदमा मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दाखिल किया जाता है। जहाँ पर फैमिली कोर्ट नहीं है अभी भी, वहाँ पर मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मुकदमे होते हैं। मजिस्ट्रेट के न्यायालय के द्वारा कुछ ग्राउंड्स ऐसे पाए जाते हैं कि उन ग्राउंड्स के बेसिस पर 125 के मुकदमे को निरस्त कर दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है। पत्नी के द्वारा मजिस्ट्रेट के उस आदेश को सेशन कोर्ट के समक्ष रिवीजन के जरिए चैलेंज किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली रिवीजनल कोर्ट के द्वारा रिवीजन को भी निरस्त कर दिया जाता है। कुछ समय के बाद पत्नी दोबारा उसी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में 125 सीआरपीसी के तहत दूसरा मेंटेनेंस का मुकदमा दाखिल करती है। अब की बार जो मेंटेनेंस का मुकदमा दाखिल होता है उसमें मजिस्ट्रेट के न्यायालय मेंटेनेंस का आदेश पारित कर देती है। 1500 रुपया प्रतिमाह भरण पोषण अदा करने हेतु पति को आदेशित किया जाता है। इस आदेश के खिलाफ हस्बैंड के द्वारा सेशन कोर्ट में रिवीजन दाखिल किया जाता है। हस्बैंड का रिवीजन सेशन कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया जाता है। सेशन कोर्ट के इस रिवीजन को डिसमिस करने के आर्डर के खिलाफ और जो मेंटेनेंस का आदेश हुआ था मजिस्ट्रेट के न्यायालय के द्वारा, इन दोनों आदेशों को हाई कोर्ट इलाहाबाद के समक्ष सर्सियोरारी रिट के जरिए चैलेंज किया जाता है। मैंने बहुत पहले संविधान में कितने तरीके की रिट दाखिल होती हैं उस पर एक वीडियो बनाया था, आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। 5 तरीके की याचिकाएं होती हैं जो भारत के संविधान के तहत दाखिल की जाती हैं। उन्हीं में से एक याचिका होती है सर्सियोरारी याचिका। तो सर्सियोरारी रिट के जरिए रिट दाखिल करके यह कहा जाता है कि मजिस्ट्रेट की न्यायालय ने जो मेंटेनेंस का ऑर्डर किया दूसरी 125 की एप्लीकेशन पर, और जो रिविजनल कोर्ट ने उस आदेश को कंफर्म किया, इन दोनों आदेशों को क्वेश कर दिया जाए। अब देखते हैं कि हाई कोर्ट में बहस क्या की जाती है और हाई कोर्ट के द्वारा कौन से महत्वपूर्ण प्रिंसिपल लेट डाउन किए जाते हैं। दोस्तों, हाई कोर्ट के समक्ष जो आर्गुमेंट किया जाता है हस्बैंड के एडवोकेट के द्वारा, पहली बात यह कही जाती है कि जो पहला रिवीजन वाइफ का सेशन कोर्ट ने खारिज किया, मेंटेनेंस खारिज किया, उसके अगेंस्ट सेशन में रिवीजन हुआ, रिवीजन भी खारिज हुआ। उसके खिलाफ पत्नी ने कहीं पर कोई भी रिवीजन या अपील दाखिल नहीं की, यानी रिवीजनल कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया। और जब चैलेंज नहीं किया तो वो ऑर्डर फाइनल हो गया और फाइनल ऑर्डर के खिलाफ यहां पर नहीं आया जा सकता। पहली बात तो यह कही जाती है। दूसरी बात यह कही जाती है कि जो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा है, यानी दो अगर सेम पक्षकार हैं और सेम फैक्ट्स पर कोई दूसरा मुकदमा दाखिल करते हैं तो वह रेस जुडिकेटा के प्रिंसिपल से बाहर करता है। यानी सेम तथ्यों के आधार पर सेम पक्षकारों द्वारा एक बार कोई मामला डिसाइड किया जा चुका है तो दोबारा फिर उसी बात को लेकर के न्यायालय में मुकदमा नहीं किया जा सकता। यह प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा है। तो यह कहा गया कि प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा से ये बार करता है और भारत के संविधान के प्रोविजंस जो प्रिंसिपल ऑफ डबल जेओपार्डी है, जो फंडामेंटल राइट्स का एक हिस्सा है, उसके अगेंस्ट है ये। तो यह आर्गुमेंट भी किया जाता है। दूसरी बात यह भी कही जाती है कि 125 की दूसरी एप्लीकेशन में जो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया
और जो रिवीजन कोर्ट ने उस ऑर्डर को कंफर्म किया तो उसने फैक्चुअल पोजीशन और लीगल पोजीशन दोनों को इग्नोर करते हुए मजिस्ट्रेट की न्यायालय और सेशन न्यायालय के द्वारा यह आदेश पारित किया गया। और एक बहुत ही गंभीर लीगल क्वेश्चन उठाते हुए आर्गुमेंट किया जाता है कि जो सर्सियोरारी जो रिट है, एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया जाता है, राधे श्याम इन एनवदर वर्सेज छबिनाथ इन एनवदर, 2015 में एससीसी में पब्लिश हुआ था। पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। तो इस केस के हवाले से कहा जाता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था कि जो सर्सियोरारी रिट है, जो संविधान के तहत, संविधान के अनुच्छेद के तहत दाखिल की जाती है, यह रिट इन्फीरियर कोर्ट या कोई ट्रिब्यूनल या कोई बॉडी जिसके द्वारा आदेश पारित किया गया है, उस आदेश के रिव्यू के लिए यह दाखिल किया जाता है। और अदर देन द जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने अगर कोई ऑर्डर कर दिया है तो उसको सर्सियोरारी रिट के तहत चैलेंज नहीं किया जा सकता। यह एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया जाता है। दूसरी बात, डिले की बात भी कही जाती है और इस तरीके से आर्गुमेंट करते हुए ट्रायल कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस के ऑर्डर को और सेशन कोर्ट के रिवीजन डिसमिस करने के ऑर्डर को क्वेश करने की प्रेयर की जाती है। अब देखते हैं कि हाई कोर्ट के द्वारा क्या कहा जाता है। दोनों पक्षों के आर्गुमेंट को सुनने के बाद सर्सियोरारी जो संवैधानिक रिट होती है, उनको किन परिस्थितियों में दाखिल किया जाता है, उस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स और कानून क्या कहता है उसके बारे में बात की जाती है। और उसके बारे में बात करने के बाद 125 जो धारा सीआरपीसी के 125 से जो मेंटेनेंस का जो प्रोविजन है, उसके उद्देश्य के बारे में बातचीत करते हुए कहा जाता है, महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है कि धारा 125 सीआरपीसी का जो एकमात्र उद्देश्य है वह अभाव और गरीबी को रोकना है। जो वर्ड जो ऑर्डर में यूज किया गया कि टू प्रिवेंट द सोल एम ऑफ 125 सीआरपीसी टू प्रिवेंट वैगरेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वैगरेंसी मतलब आवारापन, मनमानी, तो किसकी मनमानी? पति की मनमानी, पति का आवारापन। और डिस्ट्रीब्यूशन निराश्रित की जिंदगी, अभाव की जिंदगी, यानी पत्नी के अभाव की जिंदगी, इसको रोकना है 125 का एकमात्र उद्देश्य। और सोशल पीस को मेंटेन करना है और क्विक रिलीफ देना है। इस तरीके की महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए एक जबरदस्त नया प्रिंसिपल लेट डाउन किया जाता है, नया सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है। यूँ कहिए कि एक नया लॉ आ जाता है 125 सीआरपीसी पर। वह लॉ नया यह है कि हाईकोर्ट की बेंच के द्वारा कहा जाता है कि कोई भी मामला जो समरी मैनर की तरह ट्रायल किया जाता है, और 125 समरी मैनर की तरह ट्रायल किया जाता है, तो समरी मैनर की तरह जो मामला ट्रायल किया जाता है उस पे रिस जुडिकेटा का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। दोस्तों, ऑर्डर में जो कहा गया कि एनी मैटर which has been decided by a summary manner shall not have an effect of res judicata, जो समरी मैनर से डिसाइड हुआ है उस पर रिस जुडिकेटा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यह एक नया प्रिंसिपल होल्ड कर दिया गया। आगे कहा जाता है हाईकोर्ट के बेंच के द्वारा कि पति ने दूसरी शादी कर ली, पत्नी ने दूसरी शादी को ऐतराज किया, उसमें उसको ऑब्जेक्शन किया, यानी परिस्थितियां बदल गईं। और इनकम के साधनों पे बात करते हुए कहा जाता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के पास आय के कोई साधन है, इसके बाद बदली हुई परिस्थितियों में वो व्यक्ति अपने आय के साधनों को खो देता है। कुछ निश्चित समय के लिए कोई व्यक्ति कुछ कमा रहा है, इसके बाद हालात बदल गए, एक जैसा समय नहीं रहता है और उसके जो कमाई के साधन थे वो खत्म हो गए। ऐसी स्थितियों में गुजारा भत्ता को पाने का नया अधिकार मिल जाता है। फ्रेश राइट टू क्लेम ऑफ मेंटेनेंस एक्रूज, ये ऑर्डर में लाइन हाईकोर्ट के द्वारा कही गई। गुजारा भत्ता को क्लेम करने का एक नया अधिकार मिल जाता है। इस तरीके की महत्वपूर्ण प्रिंसिपल लेट डाउन करते हुए और महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए हस्बैंड के द्वारा जो सर्सियोरारी रिट दाखिल की गई थी मेंटेनेंस के खिलाफ, उसको खारिज कर दिया जाता है। और यह भी कहा जाता है कि अगर हम मेंटेनेंस का जो ऑर्डर हुआ उसको ख़त्म कर देते हैं, क्वैश कर देते हैं, तो 125 के प्रोविज़न का जो मकसद है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। दोस्तों, तो इस तरीके से साथियों 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस के कानून के संबंध में एक महत्वपूर्ण जजमेंट पारित किया गया इलाहाबाद हाईकोर्ट के बेंच के द्वारा। मैं समझता हूं कि इस फैसले से
हाईकोर्ट के इस फैसले से तमाम पीड़ित महिलाओं को जो वाकई में डेस्टिट्यूशन की ज़िंदगी जी रहे हैं, जिनको बिना किसी रीजनेबल रीजन के मेंटेनेंस से दूर रखा गया है, मेंटेनेंस से नेग्लेक्ट किया गया है, उनको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। मेरे द्वारा जो वीडियो में जानकारी दी जाती है आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।